मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। मैं हूं राजा राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में। और एक बारी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के सभी बेस्ट एजुकेटर्स के। तो सारे बेस्ट एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे। वीकली यहाँ पर क्विजेज होंगे जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जहां पर आप अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज होगी। एजुकेटर अपने एक्सपीरियंस से आपका सही मार्गदर्शन करते हैं जिससे सफलता जरूर मिलती है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को वहां से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको प्लस सेगमेंट के अंदर जाकर यूपीएससी सीएससी को सेलेक्ट करके वहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। आप अगर इस कोड का यूज करेंगे तो आपको आपके 1 साल 2 साल या जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट के बाद आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 44,550 और 2 साल की फीस हो जाएगी 64,800। देखो, कल की क्लास के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आरएच सिंपली हमको क्या बताती है? आरएच हमको बताती है कि यार वाटर वेपर के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, एयर के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है और कितना स्पेस ऑक्युपाइड है। ठीक है, इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम परसेंटेज टर्म्स में बताते हैं। कितना स्पेस ऑक्युपाइड है किसके द्वारा? वाटर वेपर के द्वारा। कितना स्पेस अवेलेबल है किसके लिए? वाटर वेपर के लिए। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इसको निकालते हैं। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना अवेलेबल स्पेस है और कितना ऑक्युपाइड है वाटर वेपर के द्वारा, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये चीज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 70% आरएच का मतलब है कि अगर 100 यूनिट वाटर वेपर आ सकता है एयर के अंदर, उसके अंदर 70 यूनिट ही प्रेजेंट है। 90% आरएच का मतलब क्या होगा कि 100 यूनिट आ सकता है और 90 यूनिट वाटर वेपर प्रेजेंट है। 100% आरएच का जितना आ सकता है, मैक्सिमम जो एयर की कैपेसिटी है उतना ही उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगी 100% आरएच। वो हो जाएगी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है तब हम कहते हैं कि सैचुरेशन आ गया। तब हम बोलते हैं कि ये सिचुएशन है सैचुरेशन वाली। अब एयर सैचुरेटेड है, जितना स्पेस अवेलेबल था वाटर वेपर के लिए वो सारा स्पेस ही ऑक्युपाइड है। तो यही सिचुएशन है सैचुरेशन की। और आरएच हमको बताती है कि हम सैचुरेशन के कितना नजदीक। अब देखो, जिस टेम्परेचर पर आरएच 100 हो जाएगी, टेम्परेचर एट विच एयर अपॉन कूलिंग बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेट होने का क्या मतलब है कि भैया आरएच यहाँ पर 100 हो गई। सैचुरेट होने का ये तो मतलब है कि आरएच कितना है? 100% आरएच है। तो एयर अपॉन कूलिंग जब सैचुरेट हो जाती है जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट। और कूलिंग होने पर सैचुरेशन क्यों होगा भाई? कूलिंग होने पर हमने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एयर की कैपेसिटी इंक्रीज करती है। एयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा तो एयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज करने लगेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर देखो, एयर की कैपेसिटी 100 है किसी टेम्परेचर पर, 30 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर कैपेसिटी 100 है और इसके अंदर 30 यूनिट इसके अंदर वेपर की प्रेजेंट है। 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 यूनिट इसके अंदर वेपर प्रेजेंट है और 100 इसकी कैपेसिटी है। कुछ टाइम बाद देखो क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, आपने कूलिंग कर दी 15 डिग्री तक, 15 डिग्री तक कूलिंग कर दी, तो एयर की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सपोज करो ये डिक्रीज होके हो गई 60 और एयर के अंदर वेपर कितना प्रेजेंट रहेगा? वेपर तो 30 रहेगा, वेपर थोड़े चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पर वेपर प्रेजेंट है 30, कैपेसिटी टेम्परेचर घटाने से घट गई, कैपेसिटी घट के हो गई 60। फिर और टेम्परेचर आपने कम कर दिया 5 डिग्री तक, तो यहाँ पर कैपेसिटी घट के हो गई 30 और वाटर वेपर थोड़े घट जाएगा, वाटर वेपर अभी भी 30 है। तो टेम्परेचर आप घटा रहे हो तो सैचुरेशन के हम नजदीक आते जा रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ड्यू पॉइंट पर आते आते क्या होगा? कूलिंग होने से जैसे जैसे आप कूलिंग कर रहे हो तो एयर की कैपेसिटी, ये जो येलो पोर्शन है ये एयर की कैपेसिटी को दर्शा रहा है और ब्लू पोर्शन ये बता रहा है कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। और टेम्परेचर आप जैसे घटा रहे हो तो एयर की कैपेसिटी तो डिक्रीज कर रही है,
ठीक है, एयर की कैपेसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वाटर वेपर थोड़े चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर तो उतना रहेगा जितने मॉलिक्यूल्स पानी के थे इस कमरे के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो कूलिंग से क्या होगा, कूलिंग से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी तो भैया सेचुरेशन हो जाएगा, और सेचुरेशन हो गया इस पॉइंट से नीचे। अगर आप इससे ज्यादा कूलिंग करोगे, देखो इसी पॉइंट पर ही जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इससे ज्यादा कूलिंग करोगे तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कूलिंग करोगे ज्यादा कंडेंसेशन होगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई ड्यू पॉइंट जो है, ड्यू पॉइंट एक एब्सोल्यूट मेजर है। ड्यू पॉइंट एक एब्सोल्यूट मेजर है किस चीज का, ह्यूमिडिटी का, कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर। ड्यू पॉइंट उसका एक एब्सोल्यूट मेजर है। यानी कि अब बात को समझना, अगर देखो कूलिंग करने से 20 डिग्री पर ही सेचुरेशन हो जाता, वो कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट होता इतना ही, 20 डिग्री पर इतना ही वाटर वेपर प्रेजेंट होता, तो 20 डिग्री पर ही सेचुरेशन हो जाता। तो सीधा सीधा ड्यू पॉइंट हमको क्या बताता है, ड्यू पॉइंट बताता है कि एयर के अंदर एब्सोल्यूट अमाउंट में वाटर वेपर कितना है। और कॉन्सेप्ट ये निकल के आएगा कि ड्यू पॉइंट जितना ज्यादा होगा, ड्यू पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो यानी कि मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, हवा के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो ये वाली सिचुएशन लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन की थी कि ठंडी रात को क्या होता है। सुबह हम देखते हैं कि गार्डन में पत्तियों के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर, वहां पर पानी की बूंदें जमा हो रखी हैं। ये पानी की बूंदें कैसे जमा होती हैं, देखो रात को जो सरफेस है, जो ग्रास ब्लेड्स हैं, वो ठंडे हो जाएंगे। वो इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं कि जब हवा उसके कांटेक्ट में आती है, हवा एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वहां पर ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है। ठीक है, एयर का ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है, और हवा के अंदर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो कंडेंस हो जाएगा, और ये कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हमको वही दिखाई देती हैं। ऐसे ही कार की जो विंडो पेन्स हैं, विंडशील्ड, उसके ऊपर हमको पानी की ड्रॉपलेट्स जमा दिखाई देती हैं मॉर्निंग में। क्यों, क्योंकि पानी की जब विंडशील्ड से हवा टकराई तो विंडशील्ड ठंडी हो रखी थी, रात को ठंडी हुई है वो, और ठंडी होने से जब उस सरफेस से एयर टकराएगी वहां पर कंडेंसेशन हो जाता है। सेम ही चीज होती है जब आप एक गिलास पानी का पकड़ते हो, उसके अंदर अगर आइस क्यूब्स हैं तो उसकी सरफेस पर पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो ड्यू पॉइंट को ही रीच कर रही है एयर। ठीक है, एयर जब भी कूल हो जाएगी, एयर की कूलिंग हो जा रही है, और एयर की कूलिंग हो जाने से क्या है, ड्यू पॉइंट रीच हो जा रहा है, ड्यू पॉइंट तक कूल हो जा रही है। और ड्यू पॉइंट तक कूल हो जाने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ड्यू पॉइंट तक अगर कूलिंग हो रही है तो भैया कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जमा होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये कुछ टर्म्स थी, सिंपल सिंपल सी टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एब्सोल्यूट मात्रा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो सिंपली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बस इतना ही याद रखना है, ये रेशो है वेट ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ एयर। ठीक है, 1 किलो एयर के अंदर कितना किलो वाटर वेपर है, वो हो जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो सिंपली हो जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इवेपोरेशन का रेट हाई कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन का उल्टा है। कंडेंसेशन के अंदर वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाटर में, इवेपोरेशन के अंदर लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, इसका क्या मतलब है कि एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी उस टाइम पर ज्यादा होगी। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब जब कम होगी वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। या जब विंड्स स्ट्रांग होंगी, ठीक है, जब विंड्स स्ट्रांग होंगी तो उस केस में भी इवेपोरेशन का रेट हाई होगा, क्योंकि हवा क्या है, हवा अपने साथ मॉइस्चर को कैरी कर कर चली जाएगी, और फिर पीछे से एक दूसरा एयर पार्सल आएगा, वो मॉइस्चर को कैरी कर कर चला जाएगा। तो इस केस में जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर काफी डिटेल में समझाया था, इसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब देखो क्लाउड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं।
हम सभी जानते हैं कि क्लाउड्स अर्थ सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म हो रहे हैं, एक अच्छी खासी हाइट पे। आसमान में आप 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, वहां पे क्लाउड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यानी कि एटमॉस्फेयर में ऊपर कंडेंसेशन हो रहा है, और एटमॉस्फेयर में ऊपर जब कंडेंसेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन से ही क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लाउड्स कुछ भी नहीं है, क्लाउड्स आर सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट दी masses of water droplets in the atmosphere। और ये सारी चीज हो रही है आसमान में ऊपर 1-1.5 किलोमीटर की हाइट पर, 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइट पर ये सारी चीजें आसमान में ऊपर हो रही हैं। तो क्लाउड्स आर masses of water droplets, क्लाउड्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ कंडेंसेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो क्लाउड्स कब फॉर्म होंगे? जब भी एयर कूल हो जाएगी अप टू द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट तक कूलिंग होनी जरूरी है। ठीक है, ड्यू पॉइंट तक कूलिंग होनी जरूरी है। अगर देखो सरफेस यहाँ पर हीटअप हुआ, सूरज की गर्मी की वजह से अर्थ सरफेस हीटअप हुआ, तो इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो भी हीटअप हो जाएगी, और हीट होने की वजह से हम जानते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो हवा में राइज करना स्टार्ट कर देगी। अब ये जो एयर पार्सल है जब ये हवा में राइज करेगा, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा। एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से प्रेशर जो है डिक्रीज करता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज करता है, दबाव कम होगा, तो ये एयर पार्सल एक्सपेंड करेगा, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन से होती है कूलिंग। ठीक है, ये एयर पार्सल इसके अंदर कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक सर्टेन हाइट पर जाकर इस एयर पार्सल के अंदर कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि ये अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो अब क्लाउड फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आप देख लो। पहली कंडीशन तो यही है कि भाई ड्यू पॉइंट तक आपको कूलिंग करनी है, और ड्यू पॉइंट पे क्या होता है, एयर सेचुरेट हो जाती है। हवा का सेचुरेट होना जरूरी है बादलों की फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज बादल फॉर्म नहीं होंगे। हवा सेचुरेट होनी जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है, देयर मस्ट बी अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। हवा के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होने जरूरी हैं, जिनको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। और इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स के सरफेस पर जाकर एयर कंडेंस होती है, वहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और पानी की बूंदें बनना स्टार्ट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके सरफेस पर जाकर कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग होने से वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई around which smaller ice crystals and liquid droplets can form by way of condensation। ठीक है, by way of condensation। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई दो तरह का होता है, एक है हाइग्रोस्कोपिक और एक है हाइड्रोफोबिक। एक है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक जो पानी को ढूंढता है, ठीक है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है, वो है हाइग्रोस्कोपिक। और हाइड्रोफोबिक कौन सा है? हाइड्रोफोबिक वो है जो पानी को रिपेल करता है। तो हमें कौन सा कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चाहिए? जो पानी को अट्रैक्ट करे। तो हमारे लिए हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई काम का है, हाइड्रोफोबिक नहीं है। तो देखो, वाटर वेपर कंडेंस होगा हाइग्रोस्कोपिक सरफेस पर ही, हाइग्रोस्कोपिक सरफेस पर ही कंडेंस होगा। और कौन कौन से जो पार्टिकल्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक हैं? डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, सॉल्ट पार्टिकल। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे ही हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं। अब देखो, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो होगा उसका साइज कितना होता है? 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन लगभग कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। ठीक है, 10⁻⁻⁶ क्या होगा? 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। तो इसी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के ऊपर आकर देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आकर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंसेशन वहां पर होगा, और वाटर की ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर ऑन कंडेंसेस टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। या तो ड्यू बनेगी, फ्रॉस्ट बनता है, फॉग, या क्लाउड्स। देखो, जब भी एयर कूल हो जाएगी,
अपने ड्यू पॉइंट तक जब भी आप हवा को ठंडा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद इनमें से कोई एक चीज फॉर्म हो जाएगी। ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड्स, ये तीनों ही रिजल्ट हैं, ये चारों ही रिजल्ट हैं कंडेंसेशन का। क्लाउड्स आप सभी जानते हो आसमान में ऊपर बनते हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइट पे आप आसमान में जाओगे तो वहां पर क्लाउड्स बनते हैं। फॉग, फॉग हमको सरफेस लेवल पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, फॉग हमको सरफेस लेवल पर ही देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं धुंध। ठीक है, धुंध जिसको हम बोलते हैं। ड्यू, ड्यू का एग्जाम्पल आप देख चुके हो, जो आपने ग्रास के ऊपर पानी का जमा होना देखा था वो है ड्यू। या जब आप पानी पीते हो, एक ठंडा पानी आप पीते हो, ग्लास के चारों तरफ जो पानी जमा हो जाता है वो क्या है, वो है ड्यू। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के अंदर क्या होगा, जब ड्यू पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा और किसी कोल्ड सरफेस से टकराकर हवा ठंडी हो रही है तो वहां पर पानी बनने की बजाय आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट। तो फ्रोस्ट के अंदर आइस क्रिस्टल्स होंगे और ड्यू पॉइंट यहाँ पर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन है कंडेंसेशन की, प्रोसेस सेम है। आसमान में ऊपर अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो बनते हैं क्लाउड्स, अर्थ सरफेस के पास कंडेंसेशन हो रहा है तो बनता है फोग, और किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में जाने से कंडेंसेशन हो जा रहा है तो बनता है ड्यू या फिर फ्रॉस्ट। तो ड्यू या फिर फ्रॉस्ट बनता है। और ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, देखो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई वाटर वेपर को अट्रैक्ट करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पर और ऊपर जाके वाटर की फॉर्म चेंज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और पानी की एक बड़ी बूंद तैयार हो जाएगी। तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का होना जरूरी है और बादल बनने के लिए हवा का राइज करना जरूरी है, क्योंकि भैया बादल जमीन पर नहीं बनेंगे, बादल बनेंगे ऊपर आसमान में ही। ठीक है, बादल बनेंगे ऊपर आसमान में ही। अब ये एग्जांपल है फ्रॉस्ट का, दिस इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है, देखो ये भी पानी, जो जो पानी है पत्तियों के ऊपर आइस क्रिस्टल की फॉर्म में है, और जब ये पत्तियों के ऊपर पानी की फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, उसको हम बोलते हैं ड्यू। तो ड्यू के केस में जो ड्यू पॉइंट है वो है मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉस्ट के केस में जो ड्यू पॉइंट है वो होगा लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा ठंड के टाइम पे जो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट जमा हो जाता है, यानी कि आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं कोल्ड सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट। तो फ्रोस्ट और ड्यू में बस इतना ही डिफरेंस है, एक के ऊपर, ग्रास के ऊपर यहाँ पे पानी की बूंदें होंगी और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा तो यहाँ पर पानी की बूंदों के बजाय आइस क्रिस्टल्स होंगे, यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स होंगे। देखो अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हूं तो कमेंट करके बता सकते हो, पता चलना चाहिए क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीजों को आसान बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। अगर चीजें देर से समझ में आए तो चलेगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, जो आसान चीजें हैं मैं सिर्फ उनको ही करने वाला हूँ। नहीं, चीजें मुश्किल जब लगती हैं जब कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ये ड्यू है, ये क्या है, फोग, ये भी कंडेंसेशन ही है। अर्थ सरफेस के ऊपर एयर में जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो बन जाता है फोग, ये एग्जांपल है फोग का। और जब किसी कोल्ड सरफेस पे जाके कंडेंसेशन होता है तो बन जाती है ड्यू। यहाँ पे देखो कंडेंसेशन हुआ ग्रास ब्लेड्स के ऊपर, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया हवा में लेकिन ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया और बन गया यहाँ पर फोग। अब देखो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ड्यू क्या है, when water vapor condenses to form the water droplets upon striking the cold surface, upon striking the cold surface of solid object, ये solid object कुछ भी हो सकता है, पत्थर से लेके ग्रास तक, आपकी कार की विंडशील्ड से लेके आपके घर की विंडो तक, ये सारे ही सरफेस हो सकते हैं। तो इस सरफेस के ऊपर जाके जब एयर इस कोल्ड सरफेस से टकराती है वहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन स्टार्ट होने से फॉर्म होती है ड्यू। ठीक है, ड्यू होती है लिक्विड फॉर्म में, ड्यू होती है लिक्विड फॉर्म में। अब देखो कंडीशन विच सपोर्ट द ड्यू फॉर्मेशन, कौन सी कंडीशंस हैं जो ड्यू फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगी। पहली चीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि एयर जो है सैचुरेशन के नजदीक होनी चाहिए। क्या, एयर सैचुरेशन के नजदीक होनी चाहिए।
और एयर जब सेचुरेट हो जाती है, सेचुरेशन के बाद ही तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, बगैर सेचुरेशन के कंडेंसेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, तो ड्यू फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी कंडीशन है काम एयर। जब भी किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में जाके, ठीक है, किसी भी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जाके हवा ठंडी हो रही है, तो एयर काम होनी जरूरी है ताकि सरफेस के पास में एयर मौजूद रहे और वहां पर कंडेंसेशन को टाइम मिल सके। काम एयर होगी तो कंडेंसेशन को टाइम मिलेगा। एक एयर पार्सल, अगर ये कोई कोल्ड सरफेस है, ठीक है, सपोज पूरे ग्लास है, ग्लास के अंदर मैंने बर्फ डाली हुई है, तो इस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में हवा जब ज्यादा टाइम के लिए रहेगी तो ही तो कंडेंसेशन हो पाएगा। कंडेंसेशन होने के लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे एक विंडी सिचुएशन है तो कंडेंसेशन उतना इजीली नहीं हो पाएगा। और तीसरी कंडीशन है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट। रातें लंबी होनी चाहिए ताकि टेम्परेचर ड्रॉप कर सके, टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप कर सके, टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए। इसलिए लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स को ज्यादा संभावना है कि ड्यू फॉर्मेशन होगी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2019 में, व्हाई द ड्यू ड्रॉप्स डज नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट। 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया प्रीलिम्स के अंदर कि भैया ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म क्यों नहीं होंगी अगर आसमान में बादल हैं, अगर किसी रात को आसमान में बादल हैं तो ड्यू फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी। अब देखो इन्होंने पूछा है, इन्होंने बता दिया आपको, यूपीएससी ने बता दिया कि ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगी, इन्होंने पूछा क्यों नहीं होगी। तो देखो ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही है मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर कूलिंग नहीं हो पा रही, कूलिंग कम हुई है, ठीक है, कूलिंग कूलिंग यहां पर कम हुई होगी, कूलिंग कम हुई है तो ड्यू पॉइंट रीच नहीं किया, तो ड्यू पॉइंट तक एयर का टेम्परेचर नहीं पहुंच पाया, और ड्यू पॉइंट तक जब एयर का टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तो यानी कि एयर सेचुरेट नहीं होगी और कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं होगा। एयर सेचुरेट नहीं होगी और कंडेंसेशन भी नहीं होगा, इसीलिए ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही, यानी कि कूलिंग कम हुई है। मेन फैक्टर क्या है, अगर ड्यू फॉर्म नहीं हो रही यानी कि एयर जो है वो कूल नहीं हो पाई, एयर ड्यू पॉइंट तक उसके अंदर कूलिंग नहीं हो पाई। तो अब बस हमको ये कारण देखना है कि क्लाउडी नाइट में ऐसा क्या है कि कूलिंग नहीं हो पा रही। ये सिचुएशन है क्लियर नाइट की। क्लियर नाइट को क्या होगा, रात को लैंड सरफेस कूल होना स्टार्ट होगा रेडिएशन से, रेडिएटिव कूलिंग से जो जमीन है वो ठंडी होनी स्टार्ट होगी, और हीट जो है वो स्पेस में चली जाएगी वाया रेडिएशन, रेडिएशन से हीट स्पेस में लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। रात को जमीन रेडिएट करती है, रेडिएटिव कूलिंग से जमीन ठंडी होती है, लेकिन क्लाउडी नाइट में क्या होगा, एक क्लाउड कवर हो जाने से ये रेडिएशन एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये रेडिएशन एस्केप नहीं कर पाएगा और वापस से क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे अर्थ की तरफ, वापस से क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे अर्थ की तरफ, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा। और टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा तो भाई ड्यू पॉइंट तक पहुंचेंगे क्या, ड्यू पॉइंट ही नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो ड्यू पॉइंट नहीं आएगा, और ड्यू पॉइंट नहीं आएगा तो फिर बताओ कैसे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा ही नहीं तो ड्यू फॉर्मेशन भी नहीं होगी, ठीक है, ड्यू फॉर्मेशन भी नहीं होगी अगर कंडेंसेशन ही नहीं होगा। अब बात करते हैं व्हाइट फ्रॉस्ट की। व्हाइट फ्रॉस्ट क्या है, देखो व्हाइट फ्रॉस्ट के अंदर यहाँ पे कंडेंसेशन की वजह से आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। व्हाइट फ्रॉस्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड वाटर फॉर्म नहीं होगा कंडेंसेशन के बाद, कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्यों, अगर देखो ड्यू पॉइंट हमारा, अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिक्विड वाटर फॉर्म होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी, और जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम ड्यू बोलते हैं। और अगर ड्यू पॉइंट ये लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस केस में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, इस केस में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं व्हाइट फ्रॉस्ट। ये डिफरेंस है बस फ्रॉस्ट में और ड्यू के बीच में, यहाँ पे ड्यू पॉइंट जो है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इन केस ऑफ ड्यू, ड्यू पॉइंट इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इन केस ऑफ फ्रॉस्ट ड्यू पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। फॉग, अब फॉग की बात करते हैं, फॉग कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फॉग फॉर्म हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, फॉग फॉर्म हो रहा है ग्राउंड लेवल पे,
तो ग्राउंड लेवल पे फॉग कैसे फॉर्म होगा? When an air column having good amount of moisture reaches its dew point upon cooling, ठीक है, ड्यू पॉइंट तक तो कूलिंग होनी ही पड़ेगी, चाहे वो ड्यू हो, व्हाइट फ्रॉस्ट हो, फॉग हो, ड्यू पॉइंट तक तो कूल होना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉग भी क्या है, फॉग भी एक मैनिफेस्टेशन है कंडेंसेशन का ही, ठीक है, फॉग भी मैनिफेस्टेशन है कंडेंसेशन का ही। तो देखो ग्राउंड लेवल पर जो एयर प्रेजेंट है वहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग हो गई, और अगर एयर के अंदर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अराउंड कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पर ही कंडेंसेशन विल टेक प्लेस विद इन द एयर मास, यानी कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है, अगर ये ग्राउंड सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर मास के अंदर ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और ग्राउंड लेवल पर ही फॉग फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉग भी कुछ नहीं है, फॉग इज सिंपली दी सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। फॉग भी क्या है? सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट। ओके, तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अराउंड कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और उससे फॉग फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फॉग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉग इज अ क्लाउड, ध्यान देना इस बात पर, फॉग इज अ क्लाउड, फॉग एक बादल ही है, बस ये ग्राउंड सरफेस पर इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फॉग इज अ क्लाउड वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, फॉग इज अ क्लाउड वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। क्लाउड क्यों बोल रहे हैं भाई? क्लाउड के अंदर भी तो कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड भी क्या है, तो वहां पे कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की हाइट पे है। फॉग है ग्राउंड लेवल पर ही, फॉग भी क्या है? कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट, और फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो होती है लेस देन 1 किलोमीटर। इन केस ऑफ फॉग जो विजिबिलिटी है, जो आप देख पाओगे एटमॉस्फेयर में, आप 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे। तो फॉग को हम डिफाइन करते हैं विजिबिलिटी के बेसिस पर ही, और हम कहते हैं विजिबिलिटी यहाँ पर 1 किलोमीटर से कम है। ऐसे देखो बात करते हैं मिस्ट की, फॉग और मिस्ट के बीच में अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, फॉग और मिस्ट के बीच में अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अब देखो मिस्ट के अंदर क्या होगा, मिस्ट हैव मोर मॉइस्चर देन अ फॉग, अ मिस्ट हैव मोर मॉइस्चर देन अ फॉग। मिस्ट के अंदर मॉइस्चर यानी कि जो वेपर की क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। मिस्ट के अंदर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और विजिबिलिटी का भी डिफरेंस होगा मिस्ट और फॉग के अंदर। मिस्ट के केस में जो विजिबिलिटी है वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होती है, 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होती है मिस्ट के अंदर विजिबिलिटी, फॉग के अंदर विजिबिलिटी है लेस देन 1 किलोमीटर। अब नेक्स्ट एक और चीज आती है हेज, अक्सर हम ये टर्म पढ़ते हैं हेज। तो हेज क्या है? हेज के अंदर देखो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे कोई भी कंडेंसेशन इन्वॉल्व नहीं है, हेज के अंदर कोई भी कंडेंसेशन इन्वॉल्व नहीं है। अक्टूबर नवंबर के अंदर दिल्ली में आओ और आप देखोगे बाहर का माहौल, तो वहां पे आपको धुंध जैसी दिखाई देगी, लेकिन वो फॉग नहीं है, ठीक है, वो कंडेंसेशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं है कि दोपहर में फॉग थोड़े फॉर्म हो जाएगा, दोपहर में फॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वो है हेज, उसके अंदर कोई भी कंडेंसेशन नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी खराब है। विजिबिलिटी किस कारण से खराब है? क्योंकि वहां पे डस्ट प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है और दूसरे पार्टिकल्स हैं, पराली भी जल रही है, पराली के जलने से पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर है, स्मोक बहुत सारा यहाँ पर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इतने सारे व्हीकल्स हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिल्ली के अंदर ये सारी गैसेस हैं, तो इसकी वजह से हेज फॉर्मेशन हो जाती है। और लोगों को लगता है कि यार अभी नवंबर के महीने में ही यहाँ पर धुंध हो रही है, वो फॉग नहीं है, वो हेज है। तो हेज के अंदर कोई भी कंडेंसेशन नहीं होता है, और हेज की वजह से भी विजिबिलिटी इंपैक्ट होती है। विजिबिलिटी क्यों इंपैक्ट होती है? क्योंकि एयर के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारी डस्ट, बहुत सारा स्मोक और बहुत सारे दूसरे पार्टिकल। अब देखो प्रेसिपिटेशन हम किस चीज को बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन इज द रिलीज ऑफ मॉइस्चर, ध्यान देना इस चीज पर, प्रेसिपिटेशन इज द रिलीज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर आफ्टर कंडेंसेशन। तो यानी कि टेक्निकली प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन से भी है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेशन का मतलब आइस से भी है, आइस क्रिस्टल्स, इसका मतलब फ्रॉस्ट से भी है,
इसका मतलब ड्यू से भी है। ओके, तो मेनली रेन और स्नो दोनों ही टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन की। बोथ आर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेसिपिटेशन इज रिलीज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अब एक और टर्म आती है जिसका नाम है विराज। तो ये एक टर्म है। ये टर्म कैसी है? देखो, जब बादलों से जब रेन ड्रॉप्स अर्थ सरफेस की तरफ जाएंगी, जब रेन ड्रॉप्स अर्थ सरफेस की तरफ जाएंगी तो सरफेस से पहुंचने से पहले ही ये रेन ड्रॉप्स अगर इवेपोरेट कर जाएं, ठीक है, सरफेस तक पहुंचने से पहले ही अगर ये इवेपोरेट कर जाएं, तो उस केस में क्या होगा? इस चीज को हम बोलते हैं विराज। व्हेन रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, ये एक सिचुएशन है व्हेन द रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, वो सिचुएशन है विराज। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, एक चीज हम लोगों के समझ में आई है पूरी तरीके से कि रेनफॉल के लिए क्या चीज जरूरी है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? एयर को राइज करना पड़ेगा। एयर मस्ट राइज। एयर को राइज करना पड़ेगा क्योंकि बादल फॉर्म होते हैं आसमान में, जमीन पे थोड़े होते हैं। एयर को राइज करना पड़ेगा, ये पहली चीज होगी। और दूसरी चीज क्या है? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना चाहिए। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। और कौन सा कंडेंसेशन न्यूक्लियाई? हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना चाहिए। और देखो, एयर राइज करने के अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं। एयर किन किन मैकेनिज्म से राइज कर सकती है? या तो कोई एक माउंटेन, एक बैरियर आ गया, ठीक है, बैरियर आएगा तो मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होना जरूरी है एयर के अंदर। यहाँ पे लिख लो, मॉइस्ट एयर को राइज करना पड़ेगा। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर ही नहीं है तो थोड़े बादल बन जाएंगे, ठीक है, ये मॉइस्चर ही तो कंडेंस होकर बादल बनाएगा। तो देखो, मॉइस्ट एयर जो है एक स्लोप की वजह से वो राइज कर जाएगी, और मॉइस्ट एयर जब भी राइज करेगी आपको पता है एडियाबेटिक उसके अंदर कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग हो जाएगी तो ड्यू पॉइंट तक एयर पहुंच जाएगी, और ड्यू पॉइंट तक एयर पहुंचने के बाद कंडेंसेशन हो जाएगा। तो माउंटेन्स की वजह से भी बादल्स बन सकते हैं, ठीक है, माउंटेन्स की वजह से एयर राइज करेगी, और जब भी हवा राइज करेगी तो बादल बनने के चांसेस हैं, ठीक है, बादल बनने के चांसेस हैं। और जब भी माउंटेन्स की वजह से बादल बनते हैं और रेनफॉल होगी, ऐसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ऐसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरो का मतलब है माउंटेन, और माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखो, दूसरी साइड पे, इसी माउंटेन की दूसरी साइड पे क्या होगा? ये एरिया बंजर है, ठीक है, ये एरिया है बंजर। यहाँ पे कोई भी आपको फॉरेस्ट या ग्रासेस देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर का मॉइस्चर खत्म हो गया, एयर इधर ड्राई होगी, एयर यहाँ पर ड्राई होगी, और ये कोल्ड एयर भी है, ड्राई एंड कोल्ड एयर है, तो ये डिसेंड करना स्टार्ट करेगी माउंटेन के स्लोप से, माउंटेन के स्लोप से डिसेंड करना स्टार्ट करेगी। और ड्राई डिसेंडिंग एयर कैसी हो जाएगी? ड्राई एंड डिसेंडिंग एयर गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से हवा यहाँ पर गर्म हो जाएगी, और यहाँ पर बादल बनने के कोई भी चांस नहीं है। क्लाउड फॉर्मेशन के यहाँ पे नेग्लिजिबल चांसेस हैं। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी इस साइड पर। तो इस साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। इस साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, और लीवर्ड साइड पर बादल नहीं बनते, ठीक है, लीवर्ड साइड पर कभी भी बादल नहीं बनते। और ये साइड कौन सी है? ये साइड है विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो विंडवर्ड साइड पे होगी बारिश, विंडवर्ड साइड पे होगी रेनफॉल, और लीवर्ड साइड पे क्या होगा? लीवर्ड साइड पे होगी रेन शैडो जोन, लीवर्ड साइड पे होगी रेन शैडो जोन, ठीक है, यहाँ पर रेन शैडो जोन होगी, यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और यहाँ पर एक तरीके से बंजर भूमि होगी। ये जो एरिया होगा यहाँ पर बंजर भूमि होगी, और यहाँ पर एयर राइज कर रही है, तो ये है विंडवर्ड साइड, और विंडवर्ड साइड पर बारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, विंडवर्ड साइड पर बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो ये सिचुएशन इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर क्या है, ये इंडिया का लगभग मैप है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इस साइड पे बहुत बारिश होती है,
यानी कि वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी रेन शैडो जोन, यहां पर हो जाएगी रेन शैडो जोन। अब दूसरी किस वजह से बादल बन सकते हैं, सरफेस हीटिंग की वजह से। सरफेस जब कोई भी हीटअप हो जाएगा तो हवा यहाँ पर राइज करेगी, जैसे इक्वेटर पर होता है, हवा राइज करती है और ऊपर जाके क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, जैसा इक्वेटर पर होता है। फ्रंटल सिचुएशन में, फ्रंटल सिचुएशन के अंदर क्या होगा, दो एयर मासेस, ठीक है, दो एयर मासेस आपस में जहां पर टकराते हैं वहां पे बनता है एक फ्रंट। अगर ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास के बीच में अगर टकराव है तो कोल्ड एयर की वजह से वार्म एयर राइज करती है, नॉर्थ पोल से आएगी कोल्ड एयर और इक्वेटर से आएगी वार्म एयर। तो वार्म एंड कोल्ड एयर जहां पर भी टकराती हैं, दो बड़े एयर मासेस टकराते हैं, तो वहां पर वार्म एयर लिफ्ट कर जाएगी, और वार्म एयर की लिफ्टिंग की वजह से, वार्म एयर की लिफ्टिंग की वजह से ठीक है, वार्म एयर की लिफ्टिंग की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, यहां पर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बादल बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है, बादल बनने के लिए कंडीशन जरूरी है कि एयर को राइज करना पड़ेगा, और एयर राइज करेगी किसी भी मैकेनिज्म से, वो माउंटेन की वजह से भी राइज कर सकती है, वो एक फ्रंटल सिचुएशन की वजह से भी राइज कर सकती है, और अदरवाइज वो राइज कर सकती है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने दिया है, एंड दिस इज माय रेफरल कोड, इसका आप यूज करोगे तो आपको इससे मिलेगा 10% डिस्काउंट आपके अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कल 9 बजे फिर से क्लास होगी। हैव अ गुड डे।